Audio Jungle. Audio Jungle. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मगर ये आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की गजल की ये चंद लाइनें आज बिल्कुल फिट बैठती हैं। उनके समय में जो बात थी, आज भी वही समस्याएं, वही सामाजिक कुरीतियां लोगों के सामने आ रही हैं। दोस्तों, नेक्सन न्यूज के खास प्रोग्राम टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। साल के पहले टॉक शो में आज जो भाग लेने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार सौमित्र राय, जो कि मध्य प्रदेश में काफी समय से पत्रकारिता के में कार्यरत हैं, अपना नाम कमा चुके हैं, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। नमस्कार सौमित्री जी। नमस्कार। नमस्कार विनय जी। नमस्कार विनय जी। बंसल जी, अजय बंसल जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबको मेरा प्रणाम। अभिषेक प्रकाश जी नमस्कार। सर नमस्कार। अजय बंसल जी। हाँ जी, आ रही है आवाज मेरी? सबसे पहले टॉक शो की हम शुरुआत अजय बंसल जी से करेंगे। सीनियर लॉयर हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, साथ में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल ये है कि लव जिहाद कानून जो यूपी सरकार ने बनाया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में कमियां और खूबियां थोड़ा हम लोगों के साथ शेयर करें। देखिए सर, कानून बनाना पार्लियामेंट का और असेंबली का काम होता है, लेकिन कोई भी कानून कई तरह के होते हैं जिसमें हमें अधिकार दिए जाते हैं। पुलिस को, प्रशासन को, कोर्ट को अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि संवैधानिक अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। तो ये जो एक्ट बना है यूपी सरकार का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक डिस्प्यूट पैदा कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज कर रहा है, संविधान को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अधिकार या कानून कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे बड़ा कानून है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी सब उसके नीचे आते हैं, उनको एक्ट बोलते हैं। कोई भी एक्ट, चाहे वो स्टेट का है चाहे सेंटर का है, वो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता। उसमें कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं हो सकता जो संविधान के खिलाफ हो। तो ये जो हमारा संविधान है, इसमें हमें धर्म का अधिकार मिला हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है और किसी को भी मान सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो धर्म वाले भी हमें एक्सेप्ट करते हैं। तो और कोई किसी को जबरन बना नहीं सकता। अब ये जो यूपी सरकार ने कानून बनाया है, इसके पीछे भावना तो सभी को पता है कि मुस्लिम, जो हमारे मुस्लिम भाई है उनको डिग्रेड करना है। अब इसके अंदर इसमें ये हो रहा है कि एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का अगर अफेयर हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं, तो अगर लड़की अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करती है तो उसको भी ये लोग करने नहीं दे रहे धर्म के नाम पर, इस कानून के नाम पर। तो लव जिहाद एक अपने राइट को कोई अवेल करना चाहती है लड़की, अपने पति के साथ उसका धर्म अडॉप्ट करना चाहती है, तो उसको ये नहीं करने दे रहे। हाँ, जबरदस्ती और उसका पति कर रहा है उसको धर्म उसका तब्दील, तो वो नहीं कर सकता, ये बात तो है ठीक। लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है, लड़की अपनी मर्जी से कर रही है, तो इस कानून के तहत उनको परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। ये है कानून की। अच्छा, ये बताइए, जो इसका मतलब है यूपी सरकार जो कर रही है, सत्ता का बहुमत का इस्तेमाल कर रही है अपने। बिल्कुल हिंदू कार्ड खेल रखा है उन्होंने। उनका तो एक ही नारा है कि भाई इस देश के अंदर केवल हिंदू और हिंदू रहे, बाकी मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब चले जाए इस कंट्री से बाहर। ये आज से नहीं है, इनका 1925 में जब से आरएसएस बनी थी तब से इनका मुहिम था ये, और उसको ये योगी सरकार ने बहुत आगे कर दिया। इससे फायदा होता है कि इनको हिंदुओं के वोट मिलते हैं। हम हिंदू ही है, देखो हम यहाँ 4 आदमी हैं, चारों हिंदू हैं, लेकिन हमें कुछ समझे सेकुलर है इस करके थोड़े समझते हैं बात को, लेकिन हमारे बहुत से हिंदू भाई इस बात को समझते नहीं है। वो उनको जो पढ़ाया जाता है यूं है मुसलमानों ने हम पे यूं अत्याचार किए, जुल्म किए, ये किए, वो क्यों,
उनकी भावना इस तरह से भड़क जाती है और उस भड़की भावना में वो बहे जा रहे हैं। 6-7 साल से इनको वोट दिए जा रहे हैं। ये वोट की राजनीति है सारी। ये जो लव जिहाद एक्ट, ये भी वो हिंदुओं के वोट कैश करने का एक्ट है। इसका मतलब ये है कि पुलिस सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे दी है, किसी के साथ भी कुछ भी उठा के ले जाए। पुलिस तो देखो जो है इस देश की, हर स्टेट की, हमें पता ही है क्या है। वो तो पहले से बदमाश है, उनको और आगे उनसे बदमाशी करवा रही है शरीफ आदमी को तंग करने के लिए, खाली अपने वोट बैंक को इंक्रीज करने के लिए। तो आप जैसे पुलिस कोई केस करती है किसी पे, तो क्या कोर्ट उसे बरी करता है, कोर्ट उससे राहत देता है? देखो, कोर्ट का अपना एक दायरा होता है। कोर्ट को सच्ची बात का नहीं पता होता शुरू कुछ इन्वेस्टिगेशन की बातें ऐसी होती हैं जो किसी स्टेज पर जो पुलिस कहती है कोर्ट को माननी पड़ती है, लेकिन बाद में जब कोर्ट में अपनी ट्रायल्स हो जाती है, एविडेंस स्टार्ट हो जाता है, उस चीज के बाद कोर्ट के सामने सच्चाई आती है, तब कोर्ट अपना फैसला करके उसे बरी करती है। लेकिन तब तक 4 साल 5 साल, कई बार 15 साल तक निकल जाते हैं। जिस पे झूठा केस बना वो बेचारा पिस के रह गया। इसका मतलब हमारी पुलिस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो किसी के भी 15 साल 20 साल 30 साल खराब कर सकती है। ये मतलब है इसका। उसकी जो समाज में, हाँ बोलिए। समाज में जो इज्जत की हानि होती है उसका भी कोई वापस नहीं करा सकता, ना सरकार वापस करती है। जो इज्जत गई उसे कौन वापस करता है? बात मैं इज्जत बेइज्जती इससे भी बड़ी कर रहा हूँ। मान लो मेरे पे कोई केस चल रहा है, चाहे मेरी इज्जत खराब हुई है या नहीं हुई है, लेकिन मेरे को हैरेसमेंट कितनी है, मेरे 20 बच्चों को कितनी हैरेसमेंट है, मैं बीमार रहता हूँ, बूढ़ा हूँ या जवान हूँ या जो भी हूँ, मैं किस तरह से फेस करूँगा? कितनी मतलब मेरे को जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ सकता है, जेल में रहना ही पड़ सकता है। इसके अलावा और भी कितनी हैरेसमेंट है मेरे साथ। जब तक वो केस चलेगा मेरी बेइज्जती भी होगी, कोर्ट के अंदर बार बार होगी। कितनी मेरे को आर्थिक तंगी भी होगी, सामाजिक तंगी भी होगी, मेरी रेपुटेशन भी हर्ट होगी, और फिजिकली भी मैं जानवरों की तरह जेल में डाला जाऊंगा। ये सारी व्यवस्था ही गलत है हमारी। गांधी जी ने एक बात कही थी कि ये जो पुनिशमेंट है ये आदमी को सजा देती है, उसको ठीक नहीं करती, जबकि जो संपर्ण है, जिसको सरेंडर बोलते हैं, वो आदमी को रिफॉर्म कर देती है। तो हमारे देश की बुनियाद ही गलत है। यहाँ कानूनी सजा के ऊपर बनाया हुआ सारा। हमारे देश का कानून की जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस की जो बेस है वही टोटली गलत है। ये अंग्रेजों ने बनाया था और इसको अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडिया की सरकार ने आज़ादी के बाद कॉन्टिन्यू रख लिया। इसमें पनिशमेंट का प्रावधान है, बस कोई रिफॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है। इसको डराया जाता है आदमी को। इसका मतलब है कानून और कानून में भी चेंजेस आने चाहिए। कानून का बेसिक कंसेप्ट ही गलत है हमारे देश का। जो इंग्लैंड का कानून है, अमेरिका का कानून है, वही इन्होंने बना दिया बस। रशिया का वही कानून है कि पुनिश करो, पुनिटिव कानून है, ये पुनिशमेंट दो। ये कोई बात हुई भाई? पुनिशमेंट से आदमी तुरंत चेंज होगा, बल्कि और भड़केगा। तो पहली बार तो वो निर्दोष होगा, दूसरी बार क्राइम करेगा सचमुच। आज मैं निर्दोष हूँ, मुझे पुलिस तंग करती है, कोर्ट तंग करती है, अंदर ठोकती है, ये करती है, वो करती है, तो मैं बाहर आके क्या काम करूंगा? मैं सचमुच अपराधी बन जाऊंगा फिर तो। जब मैं इनोसेंट होकर अंदर की दाल पिया आया तो फिर मैं अपराध करके क्यों ना पीऊं? फिर तो मेरे दिमाग में बदला लेने की भावना आएगी मेरे अंदर। तो इसलिए हमारे देश में सन 47 बाद क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। 47 से 57 में, 57 से 67 में, 67 से 70 में, 70 से इस तरह से करते करते आज 2021 आ गया। रेट तो हर 10 साल बाद 20 गुना या 25 गुना बढ़ रहा है इस देश का। क्यों बढ़ रहा है? कि यहाँ के लोग ही डंडा मारना जानते हैं बस। उनको एक ही बात है, इसको पकड़ लो, मार दो, पीट दो, अंदर कर दो, उसको पीटो अंदर, थाने के अंदर, जेल में सड़ा दो इसको। वो अगर इनोसेंट होगा, बाहर आएगा तो बदला लेगा अपना। अब ये लव जिहाद के कानून में जो लड़की या लड़का, जो कपल अंदर जाएंगे, ये बाहर आके क्या बनेंगे बेचारे? आज ये मजदूर हैं बेचारे, शादी कर लेते, प्यार मोहब्बत, अच्छी बात होगी, इनकी शादी होगी, बच्चे भी होंगे इनके, लेकिन ये कोई अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाले थे कि इनको जेल में डाल दिया जा रहा है। जेल में से निकलने बाद क्या बनेंगे? फिर ये टेररिस्ट बन जाएंगे, आतंकवादी बन जाएंगे। ये योगी सरकार है या कोई भी सरकार, में खाली बीजेपी की सरकार की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस सरकार भी कोई कम नहीं है, कोई भी सरकार, इवन कम्युनिस्ट भी कोई कम नहीं है। कोई भी सरकार क्या पैदा कर रही है देश के अंदर? इसमें अपराधी पैदा कर रहे हैं लोग, करते कितने कर चुके हैं। तो लव जिहाद या कोई भी कानून हो, कानून की बुनियाद ही गलत है हमारे देश की।
कहा है महात्मा बुद्ध का देश था, महावीर स्वामी का देश था, गांधी जी का देश है। और यहाँ कानून किसके बनाए लगते हैं? हिटलर के बनाए हैं, स्टालिन के बनाए हुए हैं कानून, इन लोगों के बनाए लग रहे हैं सारे। हमारे करेंसी पे गांधी जी की फोटो है, लेकिन कानून जो हमारा वो हिटलर के हिसाब से बना हुआ सारा। क्या फायदा है? अब मैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सौमित्री जी से बात करना चाहता हूँ। आपने आजादी की बात सुनी, अब आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि लव जिहाद आपके एमपी में भी लागू होने जा रहा है, यूपी में तो लागू हो ही गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताइए, आपकी क्या राय है? मध्य प्रदेश में भी ये लागू हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यूपी के बाद ये मध्य प्रदेश में भी लागू हो चुका है और अब गुजरात की बारी है। तो लव जिहाद के को लेकर मैं थोड़ा सा, अभी बंसल जी का भी मैंने सुना, बहुत उन्होंने कानून की दृष्टि से बहुत ठीक बात कही कि ये। हेलो सौमित्री, आपकी इको आ रही है? ये आपकी तरफ से, क्योंकि मैंने तो ये हेडसेट लगा रखा है। हाँ, फिर भी आ रही थी। अच्छा, तो मैंने अभी बंसल जी की बात सुनी, उन्होंने कानूनी रूप से इसकी बहुत ठीक ढंग से व्याख्या की कि ये कानून की जो मूल भावना है, हमारे संविधान की जो मूल भावना है, इसके खिलाफ है। मैं इस लव जिहाद को थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाना चाहूंगा कि ये यूपी सरकार ने इतनी जल्दबाजी में इस कानून को लेके आई, उस जल्दबाजी की वजह क्या थी? थोड़ा आप इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से थोड़ा और विस्तार से देखें तो हाथरस कांड हुआ था, आप सभी को मालूम है, पूरे देश में इसमें खलबली मच गई थी। हाथरस कांड के बाद 14 अक्टूबर को ये बहुत सारे जो नेशनल मीडिया है, इसने इस खबर को अंडरप्ले किया कि 14 अक्टूबर को गाजियाबाद में, दिल्ली के पास में ही है, शायद विनय गोयल जी जानते होंगे, गाजियाबाद में 200 वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म में उन्होंने अपने आप को तब्दील कर लिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी जी, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। और उसके बाद तत्काल बाद यूपी सरकार बड़ी ही हड़बड़ी में, क्योंकि हाथरस जो कांड हुआ था गैंगरेप का, उसमें यूपी सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हुई थी, तो बड़ी जल्दबाजी में इस कानून को लेके आए। और आपको मैं बता दूं, बंसल जी भी जानते होंगे क्योंकि बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, इस कानून में मैं यूपी सरकार की बात कर रहा हूं और एमपी सरकार के अध्यादेश में भी यही बात है कि इस अध्यादेश में कहीं भी लव जिहाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसको इस नजरिए से भी देखना पड़ेगा कि ये लव जिहाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन जो दो बातें कही गई है कि हिंदू लड़कियों को, महिलाओं को बहला फुसलाकर और उनको ललचाकर धर्म परिवर्तन करने की जो कोशिश, जो कथित रूप से कोशिशें हैं, उसको रोकने के लिए सरकार ने कहा है कि हम ये अध्यादेश और फिर आगे 6 महीने बाद ये कानून बनाकर लेके आएंगे। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बात कह रहे हैं कि बहला फुसलाकर या ललचाकर, इसके खिलाफ ये अध्यादेश आया है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके जरिए, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार से, अगर ये नाजायज है तो फिर घर वापसी और दलितों, मुस्लिमों, क्रिश्चियंस, आदिवासियों की जो घर वापसी करती है, आरएसएस के जो संगठन है, वो जो घर वापसी करते, वो जाए कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी बीच में एएनआई की स्मृता प्रकाश को राजनाथ सिंह इंटरव्यू दे रहे थे कि मैं व्यक्तिगत रूप से धर्म परिवर्तन के खिलाफ हूं। जो विनय जी ने कहा कि हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि शादी एक व्यक्तिगत मसला है, ये एक व्यक्तिगत फैसला है, जो, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बहुत साफ तरीके से कहा है कि दो वयस्क आपस में रह सकते हैं और वो धर्म, उसमें कोई आड़े नहीं आता। उन्होंने भले शादी की हो या नहीं की हो, वो धर्म भी अपना बदल सकते हैं अगर एक दूसरे की विलिंगनेस, मतलब इच्छा हो तो।
लेकिन वो क्या है, 25 दिसंबर की बात है, बिजनौर की एक घटना है जिसमें एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के साथ में एक बर्थडे पार्टी से घर से निकल रहा था। हिंदू रक्षकों की सेना, यूपी में बहुत सारी सेना बनी है, उसमें से एक छोड़ी हुई सेना भी है जो योगी आदित्यनाथ की है, और उस सेना ने उन दोनों का पीछा किया और पीछा करके उस लड़के को मारा पीटा और पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि ये धर्म परिवर्तन करने जा रहे थे, इसको भगा ले जा रहे थे। तो और अब वो जेल में है वो लड़का, पुलिस ने दबाव में वो रिपोर्ट दर्ज कर ली और अब लड़की का भी कहना है, लड़की के घर वालों का भी कहना है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जो ये मुस्लिम लड़का है उसको जब तक कि वो इनोसेंट साबित ना हो वो दोषी है। इसके पहले लखनऊ में भी यही घटना हुई थी, जब दो परिवारों के बीच की शादी हो रही थी, पहुंच गए वहां पे हिंदू रक्षक दल और वहां पे शादी रुकवा दी गई और पूरा मामला धर्म परिवर्तन में आ गया। तो ये जो चीजें, जी आप कुछ कह रहे थे? जी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और अभी यूपी में जो ताजा खबर है उसमें 35 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं अभी तक, जो वो गिरफ्तारी है। और मैं ये भी बता दूं कि यूपी के 104 रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अफसर जो प्रशासनिक अफसर हैं, उन्होंने यूपी सरकार को बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, जो अभी बंसल जी कह रहे थे कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसके बावजूद दो राज्यों की सरकारें, यूपी और मध्य प्रदेश, बड़ी ही जल्दबाजी में बिना विधानसभा का, मध्य प्रदेश में तो विधानसभा के सत्र में इसको पारित किया जाना था, लेकिन बिना बहस किए, बिना सत्र बुलाए, सिर्फ कैबिनेट के डिसीजन पे अगले ही दिन या उसी दिन अध्यादेश आ जाता है शाम को कि ये अवैध है। क्या वजह है इसकी? ये बेसिकली ये सोशियो कल्चरल एक जिसको कह सकते हैं कि एक मैनेजमेंट हो रहा है समाज को, या जो अभी तक दलित, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ जितनी घटनाएं हुई हैं, हाथरस का भी गैंगरेप जो है वो दलित लड़की के खिलाफ था, तो दलितों के खिलाफ जितनी घटनाएं हुई हैं वो दलित कहीं हिंदुओं के, मतलब जिसको वो अपने जो हिंदू हैं वो उनको अपने जो है छत्र छाया में मानते हैं या अपने साथ में मानते हैं, वो हिंदुओं से अलग होकर कहीं दूसरे धर्म ना अपना ले, इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए कन्वर्जन बहुत कम होते हैं। अगर क्रिश्चियंस की बात करें तो ये कन्वर्जन के खिलाफ देश भर में जो है एक अभियान चल चुका है हिंदू संगठनों द्वारा, और इसमें ग्राफिक्स का मामला भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको जिंदा जलाया गया, कि बजरंग दल के द्वारा किस तरीके से उनको जिंदा जलाया गया। तो ये चीजें अब बहुत ज्यादा नहीं होती, बल्कि घाटी बहुत ज्यादा हो रही है। आप मध्य प्रदेश के गांव में चले जाइए, मैं भी घूम के आया हूं, आपको हर घर में झंडे दिखेंगे और भगत सिस्टम दिखेगा। वो भगत सिस्टम क्या है? ये घर वापसी है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, तो बीजेपी एक तरफ से कहती है कि नहीं ये तो गलत है, और दूसरी तरफ से खुद जो घर वापसी करवा रही है उसके हिसाब से वो जायज है। तो मेरा बस इतना कहना है कि जो अभी तक यूपी में केसेस आए हैं उसमें से एक 47 साल की महिला का भी मामला है, जिसने 27 साल के मुस्लिम युवक को यह कह के लव जिहाद में फंसा दिया, क्योंकि दोनों के बीच का रिश्ता जो है वो बिगड़ गया था, तो उन्होंने उसको रेप के आरोप में और बाकी चीजों में उन्होंने फंसा दिया। तो इस तरीके की, तो 9 में से 7 मामलों में महिलाओं ने ये कहा है कि हम जो एफआईआर हुई है, जो शिकायत हुई है या लव जिहाद की जो बात हुई है, उसका हम समर्थन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या दबाव है, क्या रणनीति है, और ये सिर्फ जो मैं मानता हूं कि सिर्फ मोदी सरकार का काम नहीं है, ये तो 1872 का जो पूरा विशेष विवाह कानून है, और उसके बाद 1954 में जो उस कानून का संशोधन हुआ, उसके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिस तरीके से एक
धर्म की स्वतंत्रता, वैवाहिक संबंधों में या वैवाहिक मामलों में धर्म की स्वतंत्रता को लेकर जो एक जिसको मौलिक अधिकार बनाने की बात की गई थी, उस मौलिक अधिकार को लाने के लिए मीनू मसानी ने जो एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसका डॉक्टर अंबेडकर, राजकुमारी अमृत कौर और एक और ये महिला विद्वान थी, उन्होंने उसका समर्थन किया था, लेकिन वो प्रस्ताव गिर गया। और उसके बाद जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद भी ये लैकुना क्यों रहा कि शादी करना, अगर मैं शादी करूं या कोई और शादी करे, वो उसका एक व्यक्तिगत मामला है और धर्म की स्वतंत्रता उसका मौलिक अधिकार है। ये बात क्यों नहीं आई? तो ये लगातार एक सिलसिले से लेके 73 साल की गलतियां हैं, आजादी के बाद की बता रहा हूं, बल्कि ये तो 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई उसके बाद से लगातार चल रहा है, ये एजेंडा है, लेकिन इसको इग्नोर किया गया। और अगर ये इग्नोर किया गया तो बीजेपी के लिए ये एक रास्ता है, और इस रास्ते पर चूंकि ये हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र का मसला है, तो उन्होंने बीजेपी ने इस रास्ते को अपना लिया। तो मेरा बस इतना ही सवाल है कि अगर वो जिहाद जिसको बीजेपी गलत मानती है, लव जिहाद मानती है, किसी ये मुस्लिम लड़के का हिंदू लड़की से शादी करना, अगर वो बहला फुसलाकर या ललचाकर धर्म परिवर्तन के मकसद से किया जाने वाला प्रयास है, तो फिर जो ये घर वापसी कर रहे हैं वो कैसे जायज है? देखिए सौमित्री जी, आपके हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूंगा, वो करे तो पुण्य, हम करे तो पाप। बिल्कुल, एक तरीके से यही बिल्कुल सटीक बैठता है उनके लिए। बीजेपी के मंत्रिमंडल में शाहनवाज हुसैन, पार्टी में शाहनवाज हुसैन, आज के मुख्तार अब्बास नकवी हैं, कई ये धर्म परिवर्तन नहीं है, इसे भी तो लफ्ज़ जिहाद कहना चाहिए। जिस तरीके से उनके खिलाफ में मुकदमा कायम हो रहा है, तो क्या इनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा? अभी हाल में ही लखनऊ में रामलाल की लड़की ने मुस्लिम लड़की से शादी की, लड़के से शादी की है, उसमें लफ्ज़ जिहाद तो नजर नहीं आता। लफ्ज़ जिहाद केवल आम आदमी में नजर आता है, जो कि वो अलग बात है। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि दलितों के साथ में यूपी में जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके के अपराध हो रहे हैं, न सिर्फ यूपी में बल्कि जहां जहां पे भी अपराध हो रहे हैं, मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है, और अभी ये गुजरात भी इस लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ जो है कानून बनाने की कोशिश कर रहा है या सोच रहा है। तो यूपी और एमपी दोनों जगह दलितों पर बहुत ज्यादा, राजस्थान में भी है, यूपी, एमपी, राजस्थान, तो ये जो 3 स्टेट हैं वहां दलितों के खिलाफ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, और इससे दलितों में गुस्सा है, ये बात तो बहुत साफ जाहिर है। लेकिन उसको दबाने के लिए एक धर्म के खिलाफ, एक धर्म विशेष के खिलाफ आप जो है एक कानून, वो भी अध्यादेश के जरिए लेके आते हैं, जिसमें कहीं कोई बहस नहीं है, कहीं कोई सलाह नहीं है, और वो आधार नहीं है, वो आधार एक हिस्टोरिकल आधार, वो डर है हिंदू समुदाय में कि देखिए, अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ में वो शादी करता है, उस परिवार की, हिंदू परिवार की जो दूसरी जो लड़कियां हैं या जो बच्चे हैं, उनकी शादी नहीं हो पाएगी, और इस तरीके का जो पूरा डर है, तो ये तो बिल्कुल एक अल्पसंख्यक समाज को चाबुक मारने के बराबर है। और जो अभी बंसल जी ने कहा कि संविधान की जो मूल भावना है, वो मूल भावना हमको एक अधिकार देती है, और वो जो अधिकार देती है, उस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत साफ एस्टैब्लिश किया है कि 2 वयस्क आपस में साथ रह सकते हैं और कोई भी धर्म वो अपना सकते हैं। तो ये जो बात एक सुप्रीम कोर्ट या संविधान की में जो लिखा हुआ है, जो स्वतंत्रता मिली हुई है, उस स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश है और कुछ नहीं। देखिए, नोबेल पुरस्कार अमर सिंह ने भी किसी विदेश के चैनल में बोलते हुए ये कहा है कि प्यार करना है ये एक निजी मामला है, जहाँ प्यार है वहाँ जिहाद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही खतरनाक बात है कि ये कानून के जरिए ये तय किया जाए कि हम किससे प्यार करें, किससे प्यार ना करें। कोई जाति नहीं, ये सिर्फ प्यार करने का ही मसला नहीं है, ये आपके खाने से जुड़ा हुआ है, ये आपके पहनने से जुड़ा हुआ है, आप
जीन्स ना पहने, इस पे भी बहुत सारे बयान आए हैं। आप कहाँ जाएं, कहाँ प्रार्थना करें, कहाँ नहीं करें, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो कुल मिला के जो बैठे ठाले जो लोग हैं इस देश में बेरोजगार, मतलब मैंने आज भी कहा है कि 100 में से 40 लोगों को तो रोजगार, रोटी दे सकती है, रोजगार दे सकती है सरकार, बाकी 60 लोग तो बेकार घूम रहे हैं। तो उन बेकार के हाथ में जो झुंझुना पकड़ाने वाला जो पूरा मसला है कि देखिए आप जिहाद करके खेलते रहिए, हम आपको ऊपर से समर्थन देते रहेंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए, आप करिए जो करना है। बिल्कुल सही। सौमित्र जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया लफ्ज़ जिहाद के बारे में कि मंशा क्या है, सरकार की और पार्टी की मंशा क्या है, इसे बहुत अच्छा आपने डिटेल से बताया। अब मैं बात करूंगा अभिषेक प्रकाश जी, जो लखनऊ से हैं, पत्रकार हैं, इनका अपना एक अखबार निकलता है रोज की खबर। अभिषेक जी नमस्कार। जी नमस्कार विनय सर। हाँ, बहुत धन्यवाद आपका आमंत्रण। आपने सौमित्र जी की बात सुनी, सीनियर एडवोकेट अजय बंसल जी की बात सुनी। अब आप चूंकि लखनऊ के हैं, यूपी के राजधानी के हैं, तो अब इस पे लफ्ज़ जिहाद पे आपका क्या सोच है, आप क्या चाहते हैं और आपके नजर में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? जी सबसे पहले तो धन्यवाद आपका आमंत्रित करने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ वकील जी बैठे हैं, अजय बंसल जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि कानून बनाना सरकार का काम है, लेकिन कोई भी कानून संविधान से बढ़कर नहीं है। आप संविधान की मूल भावना को छेड़छाड़ करके कोई कानून नहीं बना सकते। पहली चीज, जो ये लव जिहाद या प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन, जिसको हम आम भाषा में एंटी लव जिहाद कानून बोलते हैं, इसमें मेरा मानना है कि दो पक्ष तो हैं। एक सरकारी पक्ष है जो उसकी संवैधानिक वैधता पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, जो कि मेरे ख्याल से माननीय उच्चतम न्यायालय पे मामला लंबित भी, एक PIL विचाराधीन है इसके पास, और शायद यूपी सरकार से जवाब मांगा है 4 जनवरी तक, जहां तक मेरा ख्याल है। तो इस पे ये मामला चलेगा और जो माननीय उच्च न्यायालय, इसमें उम्मीद है कि एक सही फैसला वहां से सुनने को मिलेगा। दूसरी चीज, जो दूसरा पक्ष है कि सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टि से ये कितना व्यवहारिक है ये कानून। मतलब क्या वाकई आप, अगर दो लोग आपस में शादी कर रहे हैं और वो इंटरफेथ के हैं, अलग अलग फेथ, अलग अलग रिलीजन के हैं, तो क्या उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम एक दूसरे से शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये जो लव जिहाद, क्योंकि नवंबर में ये ऑर्डिनेंस आया और एक हफ्ते पहले की रिपोर्ट है कि 30 दिनों में 35 अरेस्ट हुए हैं। तो ये देख के साफ साफ लग रहा है कि विशेष रूप से पुलिस सक्रिय है इस कानून को लेके। पहला अरेस्ट हुआ जो ऑर्डिनेंस आने के अगले दिन, पहला अरेस्ट हुआ है बरेली से। तो पुलिस जो लॉ इन्फोर्समेंट है इस कानून को लेके विशेष रूप से सक्रिय है, ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। दूसरी, अच्छा, मैंने दो पक्ष बताए कि दो पक्ष हमें लग रहे हैं, एक संवैधानिक वैधता और दूसरा व्यवहारिक और सामाजिक दृष्टि से व्यवहारिक, कितना व्यवहारिक है ये कानून लागू करने के लिए। एक तीसरा पक्ष ये आ जाता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा कोई भी कानून लाने के लिए जनहित होनी चाहिए। तो ये जनहित है या कोई विशेष एजेंडा के रूप में इसको लाया जा रहा है? तो एंटी लव जिहाद कानून जो हम लोग आम भाषा में बोल रहे हैं इसको, तो ये लव जिहाद जो टर्म कॉइन की गई है, ये विशेष विचारधारा के लोगों ने बहुत सालों से एक विचार फैलाया गया है कि जो है कि एक खास धर्म के लोग हमारे दूसरे धर्म की लड़कियों को बहला फुसला के एक ऑर्गेनाइज तरीके से, लव जिहाद का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइज तरीके से रैकेट चलाकर एक कन्वर्ट करा रहे हैं, वहां पे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं लड़कियों का। पूरे देश में अभी तक, चाहे लॉ एनफोर्समेंट हो, चाहे पूरे देश के कोई भी कोर्ट हो, मैं अगर वकील साहब, वरिष्ठ वकील बैठे हैं, वो शायद इस पे कुछ बता सकेंगे कि कहीं पे भी ये ऐसा कोई भी कहीं पे भी प्रूव नहीं हुआ है, कोई एविडेंस नहीं मिला है, कोई साक्ष्य नहीं मिला इससे कि कोई ऐसी कोई रैकेट चल रहा है या ऐसा कोई संगठित रूप से कोई नेक्सस चल रहा है कि एक विशेष धर्म की लड़कियों को से शादी करके उनको उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए। अब आपस में अगर कोई शादी करके पहली बात तो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना जो है वो कानूनी रूप से भी जायज है, इस पे कोई कानून बना नहीं है। दूसरी चीज जो है, आपस में एक दूसरे से चाहते, ये फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी का भी जहां तक है वो हनन है। भाई मैं आप किससे शादी करूंगा या कोई लड़की किससे शादी करेगी, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। तो ये कहीं ना कहीं ये मंशा जो है, सरकार की मंशा जनहित ना होके एजेंडा लग रही है।
तो ये चीज है। अब बाकी जो है हमारे और आपके जैसे सब लोगों की दृष्टि जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय के अग्रिम आने वाले फैसले के ऊपर है कि ये जो यूपी सरकार जो अपना काउंटर एफिडेविट 4 तारीख को फाइल करेगी, उसके बाद उच्चतम न्यायालय क्योंकि देखिए जितने भी अरेस्ट हुए हैं मतलब कई अरेस्ट हुए हैं पिछले 1 महीने में, और कई अरेस्टों में हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को राहत देने का काम किया है, अरेस्टों पे स्टे लगाया है। तो अब तो उम्मीद बढ़ी है और अभी भी आने वाले दिन में अब उच्चतम न्यायालय किस तरह का फैसला आएगा, वहां से क्या रुख रहेगा, उससे उम्मीद है हम लोग को, और यही देखने वाली चीज रहेगी आगे। हम लोग की डिबेट में जो निचोड़ आया उसमें आखिरी एक मिनट का सबको पूछना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अजय बंसल जी से पूछना चाहूंगा कि इस टाइप के कानून जो बनते हैं उनका अस्तित्व क्या होता है? क्या उसे क्वैश किया जा सकता है? किसी को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट वगैरह में? अजय जी। ऐसे तो देख जो कानून बन रहे हैं, कानून बनने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो बिल पास हो कोई या कोई ऑर्डिनेंस आए। ऑर्डिनेंस की उम्र 6 महीने की होती है और बिल परमानेंट कानून होता है, ये सबको पता है। अब ये जो कानून बना रहे हैं ऑर्डिनेंस से, उसके बाद पार्लियामेंट भी इनको बड़े आराम से पास कर देती है, क्योंकि लोकसभा में इनकी मेजोरिटी है, राज्यसभा में ये भी हो हा करके पास करा देते हैं। जैसे फार्मर्स के बिल 3 पास करा दिए, तो कानून बनाने के लिए बड़ा आसान काम है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट भी खाली उसी कानून को रद्द कर सकती है जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो, वरना वो भी टच नहीं कर सकती। अब ये इसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के बहस करते हैं कोर्ट में, वकील भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, कि ये लगता ही नहीं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, जबकि है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। तो भी ये इनके पास ये है कि हमने रोका का है मुसलमान की और हिंदुओं की शादी से। इस तरह के तर्क दे दे के प्रैक्टिकल जो हो रहा है उस पर नहीं जाते, एक उस पर जाते खाली बेर एक्ट के ऊपर। और बेर एक्ट जो है हमारा, जिसे कानून बोलते हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी ने बेर एक्ट बोलते हैं। बेर एक्ट गलत नहीं होते, इनकी इंटरप्रिटेशन भी गलत नहीं होती, लेकिन इनको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो गलत है, इम्प्लीमेंटेशन गलत है इनकी। बात तो ये ना, कानून क्या चीज है? मैं चोरी कर रहा हूँ, ये अपराध है, लेकिन सवाल ये है कि मैं अगर अपने लड़के के पैसे निकाल रहा हूँ 100 रुपए, तो ये क्या चोरी है? ये चोरी नहीं है। लेकिन पुलिस वाला कहेगा नहीं भी चोरी किया था लड़के की, तो मुझे अरेस्ट कर लेगा, लड़का मेरे को बोलने देगा नहीं। तो कानून का मतलब क्या है? कानून हमारे आईपीसी में एक वर्ड है मेंस रिया, कि किसी भी कानून का मेंस, कोई भी एक्ट जो हम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसका मेंस रिया यानी असली पर्पस क्या था, उस पर तो ना पुलिस जाती है ना ये लोग जाते हैं। इनको अरेस्ट करना, अरेस्ट कर लेंगे। अब हिंदू मुसलमान लड़के लड़की की शादी होगी, उनका अगर धर्म वो चेंज कर भी रहे हैं तो क्या उनका मेंस रिया है? ताकि उनके बच्चे जो है एक ही धर्म में पले, एक ही मतलब अच्छे संस्कार मिले उनको, चाहे इस्लाम के चाहे हिंदू धर्म के, किसी के भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तो इनको ये है कि हिंदू और मुसलमान की शादी ही क्यों हो रही है? ये मुसलमान के लड़के से हिंदू लड़के ने शादी क्यों करी? इसलिए इस मुसलमान लड़के को मार दे, हिंदू लड़के को मार दो। बात ये हो रही है। कानून इटसेल्फ में कोई कहता भी यूं इंटरप्रेशन, ये बात तो एविडेंस की होती है। एविडेंस लोग कलेक्ट करते नहीं है, ना ये मेंसरिया देखते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हम इस देश के सभी आदमी कहीं ना कहीं अपराध कर रहे हैं। कोई बिजली की चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सड़क के दाईं तरफ चलता है, कोई कुछ चलता है, कोई ना कोई अपराध तो हम सारे करते हैं। लेकिन हमारा मेंसरिया क्या है? बात तो मेंसरिया की देखेंगे ना। और जो मेंसरिया जिनके कपड़े कर करके लंदन में बसे हुए हैं, विजय माल्या जैसे लोग, उनको कोई पूछता नहीं है, जो इस देश के आम लोगों को खा गए हैं। ये बेचारे किसान सर्दी में बैठे हैं, इनको हरास किया जा रहा है, इनको हरास करने वालों को कोई पूछता नहीं है। इनके बारे में अफवाहें फैलाई जाती है कि टेररिस्ट हैं, ये है, वो है, ये इनकी बेइज्जती की जा रही है, इनके साथ डेफेमेशन की जा रही है, आईटी एक्ट का ऑफेंस किया जा रहा है इनके साथ बार बार रिपीटेडली, उस पर कोई एफआईआर दर्ज तक नहीं है। अब हिंदू, हमारे हरियाणा में मुसलमान कम है, लेकिन वहां पे भी अभी एक्ट आने वाला है, जबकि वहां मेरे ख्याल से मुश्किल से 1% भी मुसलमान नहीं होंगे। लेकिन फिर भी दिखाना है यूपी बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है, तो छोटे भाई ने बड़े भाई की सपोर्ट करनी है, तो वहां भी ले आएंगे कानून। और वहां की पुलिस देखा, जितनी खराब पुलिस हरियाणा की उतने पूरे वर्ल्ड की कहीं नहीं है, या वो पता ही होगा। वहां की तो मान लो किसी को अरेस्ट करना, कहते हैं कि मुसलमान से हिंदू लड़के भगाया, बिना उसके कास्ट पूछे भी इसको अरेस्ट कर लेंगे। वहां तो ये भी काम
वहां तो ये भी कर सकते हैं कि ये कह देंगे ये तो हिंदू है ही नहीं, चाहे उसका नाम अजय बंसल ही है। मैं अपना आधार कार्ड भी दिखा दूं, नहीं जी नहीं, ये झूठ बोलता है, ये तो इस्लामी है, नमाज भी अदा करता है। तो वहां तो हरियाणा ये काम भी कर देंगे फिर। इस तरीके से तो लव जिहाद के नाम पर पुलिस को एक हथियार मिल गया है, वसूली करने का हथियार मिल गया है। जिसको चाहे बंद कर दे, जिसको चाहे छोड़ दे। इस तरीके से तो पुलिस को बिल्कुल ही निरंकुश हो गई है। देखिए जी, बात ये है कि जब तक देश का हर आदमी जागेगा नहीं, आवाज नहीं उठाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। आज हम यहाँ 4 आदमी हैं, 4, मैं ये भी कहूँगा हम चारों में से आगे बढ़े बात 4 से 10 हो, 15 हो, 20 हो, अगली हमारी जो मीटिंग हो उसमें 4 से बढ़ के 10 होने चाहिए आदमी। इस तरह से बढ़ती है कि बात तो ही विचार बनेगा सबका, जी जी, तो ये आवाज आएगी। हमारी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए हमें, अपने लेवल पे जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। देखिए एक बात मैं दूर कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इंटरप्ट में करना चाहूंगा। कुछ कमी मुसलमानों की भी है। वहां पे ये कमी है कि चाहे मुसलमान का लड़का है या लड़की है, धर्म वो हिंदू से चेंज करवाते हैं, खुद नहीं चेंज करते। ये हमारे ये देखिए, सेकुलर होने के बावजूद भी ये बात मैं कहता हूँ कि कम ये मुसलमान भी नहीं है। अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री वालों की देख लो, शादियां जितनी हिंदू मुसलमानों की हुई है, हर जगह हिंदू ने ही धर्म चेंज किया है। चाहे वो नरगिस सुनीति थी तो ने इस्लाम लिया था, जितना से और किसी ने भी मतलब अभी मुसलमान ने कभी धर्म चेंज नहीं किया, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, और हमेशा हिंदू ने किया है। किशोर कुमार मधुबाला की शादी के अंदर किशोर कुमार ने धर्म चेंज किया था, मधुबाला ने धर्म चेंज नहीं किया था। हरियाणा हिंदू मुसलमानों का रिकॉर्ड उठा के देख लो आप। तो ये मुसलमानों को भी तुम भी क्यों लड़सा पाते थे जो हिंदुओं के चेंज कराते हो? तुम भी क्यों नहीं? हमारे आर्य समाजियों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बनाया था कि मुसलमान भी हिंदू बन सकता है। विनय जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं थोड़ा सब इसको फाइनल करना चाहता हूँ। जी, फाइनल कमेंट। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो जो बंसल जी ने कहा कि या तो वो बिल से आएगा या विधेयक से आएगा, या दूसरा अध्यादेश से आएगा। अगर विधेयक से, अध्यादेश तो देखिए सरकार ने जो फैसला लिया उसको उन्होंने लागू कर दिया अध्यादेश के जरिए, और 6 महीने में उसको वापस संसद या विधानसभा जाके उसको पारित कराना है। ये एक संवैधानिक मजबूरी है। लेकिन जो बिल आता है, ये विधेयक आता है या अध्यादेश आता है, उसमें आम जनता से कितना विमर्श होता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृषि बिल की बात हो रही, किसान बिल की, वो भी किस तरीके से पास हुआ और किस तरीके से राष्ट्रपति ने रविवार को उस पे दस्तखत किए, ये सब जानते हैं। संसदीय परंपराएं, कानून, लोकतंत्र कहां चला गया कोई नहीं जानता। लेकिन जो दूसरी बात है, जिसको आपने कहा कि क्या इसको क्वॉश किया जा सकता है या रद्द किया जा सकता है, आप 3 तलाक का कानून आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार में ये एक अलग इसकी व्याख्या हुई, और उसके बाद में फिर जब मोदी सरकार आई तो उसमें एक अलग व्याख्या हुई। आज सरकार ये पीठ ठोक सकती है अपनी कि नहीं, हमने 3 तलाक का कानून पास कर दिया। इसी तरीके से एक मामला जो आगे लंबित है वो है समान नागरिक आचार संहिता का। तो कानून की अलग व्याख्या, जो बंसल जी ने भी कहा, बहुत बढ़िया कहा कि अलग इसकी व्याख्या हो सकती है। लेकिन अगर विधानसभा ने या संसद ने किसी कानून को पारित कर दिया तो फिर उसी पे बात होती है कि क्या वो संविधान की मूल भावना के साथ है या उसके खिलाफ है। तो किसी हम जो लास्ट, जो हमारा जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी आखिरी उम्मीद है वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से इस भारत के 136 करोड़ अवाम में हर एक व्यक्ति की एक उम्मीद होती है कि वो संविधान के मुताबिक सही फैसला देगी। लेकिन उसके साथ में दलीलें, तर्क, बहस और बाकी सारी चीजें, जो प्रक्रियाएं हैं वो होती है। तो इस बीच में फैसला या न्याय होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन उम्मीद तो सभी करते हैं कि हाँ न्याय होगा, फैसला नहीं होगा।
नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग का सहयोग हमें मिलता रहेगा। गुड नाइट, शब्बा खैर। गुड नाइट। गुड नाइट। Audio Jungle. Audio Jungle.